नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है मृदा जीवाश्म पदार्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीवाश्म पदार्थ होते क्या हैं। देखो नाम से ही है जीवाश्म। क्या नाम है? जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब है जीवों का अंश। जीवों का अंश। जीवों के अंश को ही हम क्या कहेंगे? जीवाश्म। जैसे एग्जाम्पल मनुष्य की अगर बात करूं तो मनुष्य का कोई भी भाग है, जैसे नाखून हो गया, बाल हो गए, त्वचा हो गई, ये सारे के सारे क्या है? जीवाश्म। इसके अलावा पेड़ पौधों की अगर बात करें तो पेड़ पौधों में हम देखें तो पेड़ पौधों की पत्ती है, तना है, जड़ है, ये सभी क्या है? जीवाश्म पदार्थ। क्या है? जीवाश्म। इन्हीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। तो कोई भी जीवों का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे आपके ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे क्या हो, प्लांट्स हो। ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव हैं उनका कोई भी भाग है वो क्या कहलाता है? जीवाश्म पदार्थ। क्या कहलाता है? जीवाश्म। अब यहाँ एक नाम आया है मृदा जीवाश्म। अब देखो जीवाश्म पदार्थों के आगे क्या लगा हुआ है? मृदा। अब मृदा नाम आते ही ये जीवाश्म पदार्थ कहाँ मिलेंगे अपने को? मृदा में। कहाँ मिलेंगे? मृदा में। अब मृदा में जीवाश्म पदार्थ कहाँ से आएगा? तो मृदा में जीवाश्म पदार्थ के दो ही स्रोत हैं। एक तो पेड़ पौधे हो गए आपके, दूसरे कौन से हो गए? जीव जंतु। कौन से हो गए? जीव जंतु। ठीक है। अब पेड़ पौधों की पत्तियां गिरेंगी, मृदा पे गिरेंगी, तो उससे मृदा में क्या मिलेगा? जीवाश्म पदार्थ। क्या मिलेगा? जीवाश्म। या जब तुम फसल की कटाई करते हो, जब कटाई करोगे तो नीचे क्या छोड़ोगे? जड़ें। और ये जड़ें भी क्या है बेटा? जीवाश्म पदार्थ। क्या है? जीवाश्म पदार्थ। ठीक है। तो दो ही स्रोत हैं, कौन कौन से हो गए? एक तो पेड़ पौधे हो गए, दूसरा कौन सा हो गया? जीव जंतु। कौन से हो गए? जीव जंतु। ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब ये जीवाश्म पदार्थ जब सड़ते हैं, गलते हैं, ठीक है, और सड़ने गलने की प्रक्रिया को हम क्या टर्म देते हैं? विच्छेदन। क्या टर्म देंगे? विच्छेदन कह सकते हो या क्या कह सकते हो? अपघटन। इंग्लिश में बोले तो डीकम्पोजिशन। क्या कह सकते हो? डीकम्पोजिशन। जब इनका अपघटन होगा तो इससे क्या मिलेगा? एक तो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व मिलेंगे। एक तो क्या मिलेंगे? पोषक तत्व। ठीक है। दूसरा, इससे क्या बनेगा बेटा? अपघटन होता है तो किसका निर्माण होता है? ह्यूमस का। किसका निर्माण होता है? ह्यूमस का। ठीक है। अब ये ह्यूमस है, ये मृदा की क्या सुधारती है बेटा? भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा में क्या करेगी? सुधार करती है। या कह सकते हो इंग्लिश में बोले तो फिजिकल जो कंडीशन है सॉइल की उसको क्या करती है? इम्प्रूव करती है। क्या करेगी? इम्प्रूव। ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। चलो फिर देखते हैं। देखो मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक एवं जंतु अवशेषों को मृदा जीवाश्म पदार्थ कहते हैं। ठीक है। कोई अवशेष का मतलब है जैसे गोबर है, तो गोबर भी क्या आएगा? जीवाश्म पदार्थ। जीवों से ही तो प्राप्त हो रहा है, और मैंने ये कहा जीवों का अंश, तो गोबर भी किसका अंश है? जीवों का अंश। ठीक है। तो जो जीवों का अंश है कोई भी हो, चाहे अपशिष्ट हो, ठीक है, वो अगर मृदा में है तो क्या कहलाएगा? मृदा जीवाश्म पदार्थ। ठीक है। फिर जैसे एग्जांपल पेड़ पौधों की पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियां, जड़, तना, टहनी तथा जीव जंतु के अवशेष, उत्तके आदि, ये सारे क्या हैं बेटा? जीवाश्म पदार्थ। क्या है? जीवाश्म पदार्थ। सारे क्या है? जीवों के अंश हैं। ठीक है। क्लियर यहाँ तक? फिर है जीवाश्म पदार्थों के सड़ने गलने के फलस्वरूप विभिन्न सरल पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? विभिन्न सरल पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं बात करता हूं, एक जीवाश्म पदार्थ में एक अपने को सब्सटेंस मिलता है या एक पदार्थ मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टार्च। क्या कहते हैं? स्टार्च। अब देखो जब भी जीवाश्म पदार्थों का अपघटन होगा तो अपघटन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? सूक्ष्म जीव। कौन होता है? सूक्ष्म जीव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीवों की क्रिया के फलस्वरूप ही
जीवाश्म पदार्थों का क्या होता है, विच्छेदन होता है या डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये सूक्ष्म जीव भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो एरोबिक जिसको हम क्या कहते हैं, वायु जीवी, और दूसरे कौन से हो सकते हैं, अनएरोबिक जिसको हम क्या कहते हैं, अवायु जीव। क्या कहते हैं, अवायु जीव। दो प्रकार के हो गए, वायुजीवी और अवायुजीवी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। दो प्रकार के होते हैं, वायुजीवी और अवायुजीवी। दोनों ही किसका विच्छेदन करेंगे बेटा, जीवाश्म पदार्थ का या कह सकते हो कार्बनिक पदार्थ का। किसका करेंगे, जीवाश्म पदार्थ का या कार्बन। ठीक है, तो कोई पूछे आपसे कि जीवाश्म पदार्थों के विच्छेदन के लिए कौन जिम्मेदार होगा, तो कौन होगा, सूक्ष्म जीव। जैसे एग्जाम्पल अगर बताऊं तो सूक्ष्म जीवों का कवक एक आता है, कवक, कवक है। ठीक है, जैसे आप लोग ये खली जो होती है ना, खली जिसको आप आम भाषा में खल बोलते हो, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं केक। क्या बोलते हैं, केक, जो पशुओं को हम खिलाते हैं। ठीक है, थोड़ी सरसों की खली लेना और उसको खेत में डालना, और फिर देखना अगले दिन देखना उस पे सफेद सफेद कलर की ऐसी वर्दी दिखाई देती है आपको। ठीक है, ऐसी परत बनी हुई दिखाई देती है, वो क्या है बेटा, कवक, जिसको हम फंजाई कहते हैं। ठीक है, तो कवक भी क्या कर रही है, विच्छेदन का काम कर रही है। और विच्छेदन या डिकम्पोजिशन का मतलब ही क्या है, कॉम्प्लेक्स जो भी कंपाउंड है आपके पास, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किस में चेंज करते हैं, सिंपल कंपाउंड। किस में चेंज करते हैं, सिंपल कंपाउंड। ठीक है, जैसे ग्लूकोज मिलता है अपने को, ग्लूकोज मिलता है सभी में। ठीक है, पेड़ पौधों में भी ग्लूकोज के रूप में भोजन बनता है, बनता है। अब देखो ग्लूकोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है यहाँ। अब इसका विच्छेदन जब होगा तो ये किस में चेंज होगा, CO2 प्लस H2। तो इसको तोड़ के क्या कर दिया, सरल बना दिया। क्या बना दिया, सरल। इसी प्रकार स्टार्च की मैं बात कर रहा था, तो स्टार्च का जब डिकम्पोजिशन होगा, स्टार्च का डिकम्पोजिशन कौन से एंजाइम से होगा, डाइस्टेज एंजाइम। कौन से, डाइस्टेज एंजाइम। किस में चेंज करेगा, माल्टोज में। किस में चेंज होगा, माल्टोज में। अब स्टार्च थी वो क्या थी, जटिल कार्बनिक पदार्थ था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था। फिर किस में चेंज हुआ, माल्टेज में, क्योंकि अधिकतर जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं, डाइस्टेज एंजाइम। अब माल्टोज में क्या होगा, चेंज होगा, माल्टोज इससे क्या हो गया, सिंपल हो गया, सरल हो गया। अब फिर एक एंजाइम और आता है जिसका क्या नाम है, माल्टेज एंजाइम। क्या नाम है, माल्टेज एंजाइम। ठीक है, ये माल्टेज एंजाइम इसको किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज में। किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज है वो किस में टूटेगा, CO2 प्लस H2। अब जो इससे एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का उपयोग कौन करेंगे, सूक्ष्म जीव। कौन करेंगे, सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के लिए ये भोजन है, जैसे हमारे लिए रोटी भोजन है, वैसे ही ये सूक्ष्म जीवों के लिए जीवाश्म पदार्थ क्या है, भोजन है। क्या है, भोजन है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब ये भोजन के लिए इनको खाएंगे और ये क्या होंगे, डाइजेस्ट होंगे। इनके जो पाचन तंत्र है उसमें क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद में किस में चेंज होंगे, कॉम्प्लेक्स सॉरी सिंपल कंपाउंड। किस में चेंज होंगे, सिंपल। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन या आपके विच्छेदन का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का किस में चेंज होना, सिंपल कंपाउंड में। किस में चेंज होंगे, सिंपल कंपाउंड। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, फिर आता है जीवाश्म पदार्थों के सड़ने गलने के फलस्वरूप विभिन्न सरल पदार्थ बनते हैं, बता दिया मैंने। ठीक है, फिर खनिज मृदा में, कौन सी मृदा में, खनिज जो मिनरल सॉइल्स हैं उनमें जो जीवाश्म पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो कितना होता है, 0.1 से 5%। कितना होता है, 0.1 से 5%। ठीक है, बाकी आपका 45% आपको क्या मिलते हैं बेटा, इसमें खनिज। क्या मिलेंगे, खनिज या मिनरल। क्या मिलते हैं, मिनरल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो तो आगे फिर जीवाश्म पदार्थों के पूर्ण अपघटन के बाद गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडल पदार्थ हुमस बनता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जब
जैसे एक मैंने ये ऑर्गेनिक मैटर ले लिया, इसका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन होगा। जब इसका डिकम्पोजिशन पूरा हो चुका होगा, ठीक है, आगे जिसको हम तोड़ नहीं सकते, कोलाइड भी किसको कहते हैं हम, जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटा जो कण है उसको हमने क्या कहा, कोलाइड। जब इसको पूर्णतः डिकम्पोज हो जाएगा तो एक काले भूरे रंग का, काले या भूरे रंग का क्या मिलेगा अपने को, एक कोलाइडल पदार्थ मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हुमस कहते हैं। क्या कहेंगे, हुमस। ठीक है, क्या कहते हैं, हुमस। और हुमस की ये प्रॉपर्टी है, कैसे रंग का होता है, काले गहरे भूरे, सॉरी काले या भूरे, गहरे भूरे रंग का। ठीक है, ब्लैक एंड डार्क ब्राउन। क्लियर है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट है बेटा, जीवाश्म पदार्थों में 90% से अधिक क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अतिरिक्त अपने को क्या मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलेगा इसमें, फॉस्फोरस भी मिलेगा, पोटास भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा, फेरस भी मिलेगा, मैग्नीज भी मिलेगा, और क्या मिलेगा, कॉपर। जब आगे इसका संगठन हम पढ़ेंगे तो संगठन में दो भागों में बांट देंगे इसको। इसके जो अवयव थे उनको कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन से, पहला हो गया आपका कौन सा, ऑर्गेनिक, दूसरा कौन सा हो गया, इनऑर्गेनिक। कौन सा हो गया, इनऑर्गेनिक। ठीक है, दो भागों में। अब इनऑर्गेनिक में तो कौन सा आ जाएंगे, ये आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, ये किस में आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब अपने पास बचा ऑर्गेनिक, इसको कितने भागों में बांट देते हैं, फिर से दो भागों में। कितने भागों में, दो। एक तो नाइट्रोजन युक्त, कौन से हो जाएंगे, विथ नाइट्रोजन, दूसरे विदाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन रहित। विथ नाइट्रोजन और विदाउट ए नाइट्रोजन, दो प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें जो ऑर्गेनिक है उसमें क्या मिलेंगे अपने को, CHO, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो वो किस में आएगा, ऑर्गेनिक में। स्टार्च है वो किस में आएगी, ऑर्गेनिक में। लिग्निन है वो किस में आएगी, ऑर्गेनिक, किस में आएगी, ऑर्गेनिक में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे, चलो। फिर आता है मृदा, जीवाश्म पदार्थ का स्रोत क्या है, मृदा में कहाँ से आते हैं ये जीवाश्म पदार्थ। ठीक है, अब जीवाश्म पदार्थ कहाँ से आएंगे, पेड़ पौधे और फसलों के अवशेष है। पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, पत्तियां नीचे गिर गई, जड़ें रह गई। फसलों का अवशेष क्या हो गया, भूसा है, अवशेष ही है। ठीक है, जब आप कटाई करते हो तो जड़ें नीचे रह जाती हैं, वो भी क्या है, अवशेष है। अवशेष ही तो हो गए कटाई करने के बाद में। इनसे अपने को क्या मिलेंगी, जीवा। इसके अलावा हम एक ग्रीन मेन्योर नाम लेते हैं, हरी खाद। हरी खाद से भी अपने को क्या मिलते हैं, जीवाश्म पदार्थ। हरी खाद आपने पढ़ी होगी, तो उसमें हम पॉइंट पढ़ते हैं कि पत्तियों की संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए, ताकि मृदा में कार्बनिक पदार्थ क्या मिल सके, अधिक से अधिक मिल सके। ठीक है, देखो, पेड़ पौधों की पत्तियां, जड़, तना, टहनी, फसलों के अवशेष, अवशेष जैसे जड़, ठीक है, आदि किसका काम करती है बेटा, जीवाश्म पदार्थ का। फिर हरी खाद क्या आ गई, हरी खाद के रूप में, ये भी पेड़ पौधों में आएगी। हरी खाद की अगर बात करें, पादप स्रोत में आएगी। हरी खाद की अगर बात करें तो सनई है, डेचा है, मूंग है। ठीक है, ज्यादातर हरी खाद में किसका प्रयोग करते हैं हम, दलहनी फसलों का। किसका करते हैं, दलहनी। क्यों करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा कैसे होती है ज्यादा, नाइट्रोसोमोनास थोड़ी है, राइजोबियम। क्या मिलता है, राइजोबियम मिलता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी प्राप्त होती है अपने को। ठीक है, सनई और डेचा, मूंग आदि का हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे अपने को मृदा में क्या मिलते हैं, जीवाश्म पदार्थ। और ये पीएच सुधारने में काम में आता है डेचा। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय। कैसी होती है, अम्लीय। तो क्षारीय मृदाओं को सुधारने में इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और जीवाश्म पदार्थ अपनी मृदाओं के लिए बहुत अच्छा है। अगर जीवाश्म पदार्थ अच्छा है मृदाओं में, तो बेटा उनकी भौतिक दशा बहुत अच्छी होती है। भौतिक दशा भी क्या होती है, अच्छी। जब मैंने उर्वरक पढ़ाया था तो सबसे पहले खाद और उर्वरक में अंतर बताया था ना। खाद से क्या मिलते हैं बेटा, सभी पोषक तत्व मिलते हैं, इसके अलावा क्या मिलते हैं अपने को, हार्मोन्स, एंजाइम, ये भी मिलते हैं। लेकिन उर्वरक से अपने को क्या मिलेंगे, पोषक तत्व। ठीक है, इससे क्या मिलेंगे, पोषक तत्व धीरे धीरे। और उर्वरक क्या देगा,
तुरंत पोषक तत्व देगा, देगा ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो जीवाश्म पदार्थ मृदा में अच्छे होते हैं। ठीक है, जीवाश्म पदार्थ होना चाहिए। अगर जीवाश्म पदार्थ की मात्रा धीरे धीरे कम हो गई ना, तो ये समझ लेना सूक्ष्म जीव भी क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। और जहां जहां जीवाश्म पदार्थों की मात्रा अधिक है मृदा में, वहां उपज भी अच्छी होती है, क्योंकि वहां की भौतिक दशा भी अच्छी होती है। ठीक है, या सीधी सी भाषा में कहें तो फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों कंडीशन, भौतिक और जैविक मृदा की दोनों कंडीशन अच्छी होती है। जैविक में तो आपकी सूक्ष्म जीव आ गए, ठीक है, और भौतिक में मृदा का कणाकार आ गया, कणों का आकार, टेक्सचर जिसको बोलते हैं, साइज ऑफ सोइल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, सोइल टेक्सचर। क्या कहेंगे, सोइल टेक्सचर कहेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर आता है जीवाश्म पदार्थों का संगठन, एक रह गया इसमें। ठीक है, इसके अलावा एक स्रोत और है बेटा, कौन सा, जंतु स्रोत। कौन सा है, जंतु स्रोत। जंतु से भी अपने को क्या मिलते हैं, एनिमल सोर्स हो गया। कौन सा हो गया, एनिमल सोर्स। ठीक है, अब जंतु स्रोत है, जैसे पशु मरता है तो हम क्या करते हैं, मृदा में गाड़ देते हैं, गाड़ते हैं ना, तो उससे क्या मिलता है अपने को। और दूसरा पशु का मल मूत्र है, जैसे गोबर, गोबर की खाद यूज में लेते हो ना, उससे भी क्या मिलता है, जीवाश्म पदार्थ। क्या मिलेगा, जीवाश्म पदार्थ। ठीक है, दो स्रोत, एक पादप एक जंतु, प्लांट और एनिमल। ठीक है, इसके अलावा देखो एनिमल में भी और देखें तो मनुष्य है, मनुष्य भी एक जीवाश्म पदार्थ है। मैंने बताया था ना, चाहे आपका नाखून ही क्यों ना हो, ये क्या है, जीवाश्म। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है ये। ठीक है, तो ये अगर तुम लोगों को भी अगर मृदा में डालेंगे तो तुम लोग भी मृदा में क्या बढ़ाओगे, जीवाश्म पदार्थ। क्या बढ़ाओगे, जीवाश्म पदार्थ। ठीक है, चाहे आपका मल हो चाहे मूत्र हो, वो भी क्या बढ़ाएगा, जीवाश्म पदार्थ। ठीक है, तो तुम लोग भी बेटा मृदा के लिए क्या हो, लाभदायक हो। ठीक है ना। चलो, फिर आता है जीवाश्म पदार्थ का संगठन। तो संगठन की अगर बात करें तो मैंने पहले बता दिया, संगठन को हम दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, दो। इनके अवयव उनको दो भागों में, एक कार्बनिक जिसको हमने ऑर्गेनिक कहा था, दूसरा कौन सा है, अकार्बनिक। कौन सा है, अकार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब कार्बनिक में कौन सा आएगा, अकार्बनिक। अकार्बनिक में तो मैंने बताया था, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये किस में आते हैं, अकार्बनिक में। और कार्बनिक में कौन से आएंगे, जिसमें कार्बन मिलेगा अपने को। और इनको भी हम दो भागों में बांट देंगे। पहला कौन सा है, नत्रजन यौगिक या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और दूसरा कौन सा था, नत्रजन रहित यौगिक, नाइट्रोजन फ्री कंपाउंड्स। ठीक है, अब इन नत्रजन युक्त यौगिकों को मैं कितने भागों में बांट दूंगा, दो में। ठीक है, किसके आधार पे, इनकी सोलेबिलिटी के आधार पे, इनकी विलेयता के आधार पे मैं कितने भागों में बांट दूंगा, दो। ठीक है, एक तो जल में क्या होंगे, विले सोल्यूबल होंगे, और एक क्या होंगे, इनसोल्यूबल। ठीक है, एक तो जो जल में घुलेंगे, एक जो जल में नहीं घुलेंगे। अब जल में कौन कौन से घुलते हैं, तो नाइट्रेट है, जल में घुलनशील है। अमोनिकल है, अमोनिकल यौगिक वो क्या है, जल में घुलनशील है। दूसरा एमाइड है, वो क्या है, जल में घुलनशील है। फिर एमिनो अम्ल है, एमाइड का तो मैंने यूरिया में बताया भी था आपको। यूरिया पानी में शीघ्र घुलनशील होती है, इस कारण उसकी यूरिया की लीचिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। जब वो अमोनियम में चेंज हो जाएगी तब उसकी लीचिंग क्या होगी, कम होगी। ठीक है, एमिनो अम्ल है, ये भी क्या है, वाटर सोल्यूबल। एमिनो अम्ल से क्या बनता है, हाँ, बहुत सारे एमिनो अम्ल एक जगह कर दें तो क्या बनेगा, एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनती है। क्या बनती है, प्रोटीन। प्रोटीन किसका बहुलक है, एमिनो अम्लों का। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे जल विलेय। कौन से हैं, जल विलेय। जल विलेय में कौन से आ गए, पेप्टाइड्स आ गए आपके, प्रोटीन्स आ गए, पेप्टोन्स आ गए। कौन आ गए, पेप्टोन्स। ठीक है, ये किस में घुलनशील है बेटा, जल में घुलनशील। ठीक है, फिर आते हैं नत्रजन रहित यौगिक। कौन से आते हैं, नत्रजन रहित यौगिक। अब इन नत्रजन रहित यौगिक भी तीन प्रकार के हैं। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा इथर। ठीक है, ये भी कैसा है, सोल्यूबल है, फैटी एसिड। इथर घुलनशील है, दूसरा कौन सा है, लिग्निन। तीसरा कौन सा है, लिग्निन। अब इथर घुलनशील में कौन से हैं, वसा और वसीय यौगिक।
कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आएगी? शर्करा, स्टार्च, हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज। ठीक है, अब इनका विच्छेदन अगर पूछे तो सबसे जल्दी विच्छेदन इसका होगा बेटा। सबसे जल्दी क्या होता है? इसका विच्छेदन होता है। ठीक है, क्लियर। फिर वह जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ोगे, सेल्यूलोज आएगा, हेमीसेल्यूलोज आएगा, फिर आपके लिग्निन आएगा। वैसे वैसे चलोगे, वैसे वैसे धीरे धीरे इनकी विच्छेदन की दर है वो क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। ठीक है, क्लियर। ये कम कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, लिग्निन का तो कुछ विशेष प्रकार के एक्टिनोमाइसिटीज ही क्या कर पाते हैं? विच्छेदन कर पाते हैं। लिग्निन का बहुत धीरे होता है। ठीक है, बहुत ही धीरे। जो पूछा जाए कि सबसे कम जो विच्छेदन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, वो कौन से सब्सटेंस का होता है? तो कौन से का होता है? लिग्निन का। और जैसे जैसे पौधे की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे लिग्निन की मात्रा पौधे में क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे आप प्रभावित करने वाले कारक पढ़ोगे तो उसमें आयु पढ़ोगे। ठीक है, तो जो कम आयु के पौधे होते हैं उसमें लिग्निन की मात्रा, सेल्यूलोज की मात्रा, हेमीसेल्यूलोज की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो उनका विच्छेदन क्या होता है? जल्दी। जबकि बाकी हैं उनका विच्छेदन, सॉरी, अधिक आयु के जो पौधे हैं उनका विच्छेदन क्या होगा? धीरे होगा। उनका विच्छेदन क्या होता है? धीरे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चलो। फिर आता है कंपोजिशन। पहला लेता हूं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है? स्टार्च आ रही थी, सेल्यूलोज आ रहा था, और हेमीसेल्यूलोज। अब स्टार्च की अगर बात करें तो कितना परसेंट होगा? 1 से 5%। कितना होता है? 1 से 5%। सेल्यूलोज अगर पूछे तो कितना होता है? 10 से 28%। कितना होगा? 10 से 28। हेमीसेल्यूलोज की अगर बात करें तो कितना होगा? 20 से 50%। कितना होता है? 20 से 50। फिर वसा एवं वसीय यौगिक कितने होंगे? 1 से 8%। फिर लिग्निन कितना होगा? 10 से 30%। प्रोटीन कितना होता है? 1 से 15%। कितना होता है? 1 से 15%। ये हो गया इसका क्या? संगठन। फिर आता है जीवाश्म पदार्थों का विच्छेदन। जीवाश्म पदार्थों का विच्छेदन, ये तो विच्छेदन, सॉरी, हम जीवाश्म पदार्थ की बात कर रहे थे। अब बात करेंगे कि इसका विच्छेदन किस प्रकार से होता है, डिकम्पोजिशन कैसे होगा। ठीक है, और डिकम्पोजिशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि जटिल जो यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उनका किस में चेंज होना? सरल यौगिक या सिंपल कंपाउंड में क्या होना? चेंज होना। ठीक है, देखो मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीव। ठीक है, मैंने बताया था विच्छेदन में अहम भूमिका किसकी है? सूक्ष्म जीवों की। तो मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से मिलेंगे? जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, एक्टिनोमाइसिटीज है, आदि के द्वारा जीवाश्म पदार्थों का विच्छेदन कर सरल यौगिकों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? विच्छेदन कहलाता है। ठीक है, उनको तोड़ दिया, तोड़ के किस में चेंज कर दिया? सरल। ठीक है, जैसे मैं हूं, तो मैं क्या हूं? एक कॉम्प्लेक्स हूं। मेरे अंगों को आप अलग अलग कर दो तो मेरे को क्या कर दिया? सरल कर दिया। अंग को और तोड़ दिया, किसमें? उत्तक में, टिश्यू में तोड़ दिया, तो वो और सरल हो गया। उत्तक को किस में तोड़ दोगे? कोशिका में तोड़ दोगे ना, तो वो और क्या हो गई? सिंपल हो गया। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? जो आपके जीवाश्म पदार्थ हैं उनको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। उनको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। पहले देखो जीवाश्म पदार्थ में क्या था, क्या क्या मिल रहा था? एक तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था अपने को, क्या मिल रहा था? दूसरा हेमीसेल्यूलोज, और क्या मिल रहा था? सेल्यूलोज। लिग्निन, ये तो इसी में आ गई, लिग्निन। ठीक है, प्रोटीन भी इसी में, हाँ प्रोटीन आ गया, वसा आ गई। ठीक है, क्लियर है, स्टार्च आ गई। ठीक है, ये मिल रहे थे। अब इन ये एक साथ थे सारे, जैसे ये कोई जीवाश्म पदार्थ था, कोई लकड़ी थी। ठीक है, किसी पौधे की क्या थी? टहनी थी। इस टहनी को मैंने देखा तो ये इस टहनी में क्या क्या मिल रहे थे मेरे को? ये सारी चीजें मिल रही थी। अब सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? इसको भोजन के रूप में ग्रहण करना शुरू करेंगे। देखो जीवाश्म पदार्थ सूक्ष्म जीवों का क्या है? भोजन। वो अपने लिए क्या कर रहे हैं? भोजन ले रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहे हैं वो कि अपने लिए काम कर रहे हैं कि मेरे को क्या मिले? भोजन मिले।
ठीक है, और प्रत्येक जीव भोजन के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है ना। तो ये जीव भी क्या ले रहे हैं, भोजन के रूप में ले रहे हैं इसको। अब भोजन के रूप में खाएगा कुछ, किसका करेंगे, पहले तो कार्बोहाइड्रेट का, फिर किसका, हेमीसेल्यूलोज को खाएंगे, फिर सेल्यूलोज को, फिर लिग्निन को खाएंगे, खाएंगे ना। अब उनके पेट में जब जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे, तो उसका उनका क्या होगा, डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होगा तो एक कंपाउंड है वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और उनको क्या मिलेगी इससे, एनर्जी। क्या मिलती है, एनर्जी। प्रत्येक जो जीव है, ठीक है, वो एनर्जी के लिए ही क्या ग्रहण करता है, भोजन। अब भोजन से डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है ना। भोजन में और उसमें श्वसन में, दोनों में रिलेशन है बेटा, दोनों में रिलेशन है। तुम लोग श्वास लेते हो ना, तो तुम ऑक्सीजन के भरोसे नहीं जीवित हो, ठीक है ना, कि ओ श्वास तो आ रहा है, जीवित रह लेंगे, भोजन भी चाहिए उसके लिए, ठीक है। देखो जब भोजन आप करते हो तो भोजन से आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज। क्या मिलता है, पढ़ा होगा ये तो, कि ग्लूकोज लेते हैं। और ये याद रखना, मनुष्य कभी भी ग्लूकोज नहीं बनाता है, ठीक है ना। जितने परपोषी है ना, और एक होता है ऑटोट्रोफिक जिसको बोलते हैं स्वपोषी, एक होता है हेट्रोट्रोफिक जिसको क्या बोलते हैं हम, परपोषी। परपोषी का मतलब जो भोजन के लिए दूसरों पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। तो मनुष्य क्या है, परपोषी है, हेट्रोट्रोफिक है, परपोषी है ना। तो मनुष्य हमेशा ग्लूकोज दूसरे से लेता है, और ग्लूकोज हमेशा कौन बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कौन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। जैसे रिएक्शन बहुत बार पढ़ी होगी, CO2 प्लस H2, किसकी उपस्थिति, क्लोरोफिल और सनलाइट, और क्या बनेगा, C6H12O6, और क्या बनेगा इसमें, ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ग्लूकोज बन गया बेटा, इस ग्लूकोज को आपने दूसरे माध्यम में ग्रहण कर लिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट लेते हो ना कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब ये ग्लूकोज आपके पास गई है, अब इस ग्लूकोज का फिर से क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा एक तरीके से। जैसे श्वसन में आप पढ़ते हो ग्लाइकोलाइसिस, श्वसन में क्या पढ़ते हो, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। अब ग्लाइकोलाइसिस का सीधा सा मतलब अगर हम देखें तो ग्लूकोज का टूटना, किसका टूटना, ग्लूकोज का टूटना, ठीक है। अब जब तुम लोग श्वास लोगे ना, तो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का क्या करती है, ऑक्सीकरण। क्या करेगी, ऑक्सीकरण, क्या करती है, ऑक्सीकरण, ठीक है ना। अब ऑक्सीकरण जब करेगी तो इसको फिर से किस में तोड़ेगी, CO2 प्लस H2, और इससे क्या बाहर निकलेगी, एनर्जी। और इस एनर्जी का कौन उपयोग कर रहे हो, आप लोग, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसे सांस ले लिया छोड़ दिया, ठीक है ना, इतने में काम नहीं चलता, प्रोसेस होती है बेटा, ठीक है ना। तो CO2 और H2O में टूटेगा। तुम लोग ऑक्सीजन तो ले लेते हो और CO2 छोड़ देते हो, कभी पता किया कि ऑक्सीजन ही ले रहा हूँ, कार्बन कहाँ से आ गया, सोचा है कभी, हम्म। लिया तो ऑक्सीजन ही था, कार्बन कहाँ से आ गया मेरे वापिस, है। इसका मतलब शरीर में कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है ना। वो कार्बन आता है कहाँ से बेटा, ग्लूकोज से, ठीक है। कार्बन चक्कर तुम लोग पढ़ोगे ना, तो उसमें पढ़ोगे बेटा, कार्बन चक्कर में पौधे जो CO2 है उसको फिर से संग्रहित करते हैं। बोलते हैं ना कि CO2 का लेवल कम करना है, तो CO2 का लेवल कम करने के लिए पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो कोई ऐसा थोड़ी है पेड़ पौधा पकड़ता है CO2 को और हाँ ठीक है तो यहाँ बैठी रहे थोड़ी देर, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, फोटोसाइंथेसिस की प्रोसेस होती है, किसकी प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की। और वो प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, CO2 है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, H2O के साथ, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सनलाइट, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सनलाइट, ठीक है। और सनलाइट या कह सकते हो सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की जो किरण होती है उसमें फोटोन होते हैं। क्या होते हैं, फोटोन। और उसमें ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को कहते हैं प्रकाशिक ऊर्जा। क्या कहेंगे, प्रकाशिक ऊर्जा, ठीक है। अब इस प्रकाशिक ऊर्जा को एक क्लोरोफिल के टाइप होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है। दो प्रकार के, वैसे तो 7 प्रकार का होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल बी क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषण करेगा, और किसको दे देगा, क्लोरोफिल ए को,
या क्लोरोफिल ए क्या करेगा, इसका अधिशोषण करेगा, और इस प्रकाशिक जो ऊर्जा है, लाइट एनर्जी है, उसको किस में चेंज करेगा, केमिकल एनर्जी में, या हिंदी में बोले तो रासायनिक ऊर्जा। इसमें करता है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है, डायरेक्ट नहीं बनती है। फिर क्या होगा, एच, इस एनर्जी से क्या टूटता है आपका H2O, क्या टूटेगा, H2O, और ये H2O हाइड्रोजन में टूटेगा और ऑक्सीजन में टूटेगा, ये ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगी। तुम लोग ये सोचते हो ना CO2 से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ऑक्सीजन बाहर किससे निकलती है, जल से। किससे बाहर निकलेगी, जल से। ठीक है, अब यहां क्या होगा, फिर से CO2 का होगा अपचेन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन होने के बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो आप श्वसन करते हो, उसका कहीं ना कहीं रिलेशन किससे है, भोजन से है। अगर ग्लूकोज अच्छी मिलेगी तो एनर्जी भी क्या मिलेगी, अच्छी मिलेगी। ठीक है ना, वरना धीरे 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 लकड़ी की तरह हो जाओगे, है ना। ठीक है, चलो देखो, चलो वापिस टॉपिक पे। किसमें परिवर्तित करते हैं बेटा, सरल यौगिक में। कॉम्प्लेक्स था ये, जटिल था, किसमें चेंज कर दिया, सरल यौगिक। किसमें चेंज किया, सरल यौगिक में। ठीक है, फिर पदार्थों का विच्छेदन मृदा में नमी एवं अनुकूल परिस्थितियों में होता है। देखो इसको समझो, जैसे तुम लोगों को मैं ये बोल दूं कि 45 डिग्री तापमान है और बाहर काम करना है, तो कर लोगे क्या, नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो उचित तापमान होना आवश्यक है सभी जीव के लिए। ठीक है, अब 50 डिग्री तापमान है तो सूक्ष्म जीव भी बेचारा कितना काम करेगा, वो भी पसीना पसीना हो जाएगा, होगा ना। तो उन सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के लिए अनुकूल क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, और नमी भी होनी चाहिए। नमी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जैसे ज्यादा मृदा में अगर पानी डाल दिया तो भी बेटा सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम। कारण क्या है, जो रंध्रावकाश है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोर स्पेस, कणों के या पार्टिकल्स के बीच में जो फ्री स्पेस है, उसको हम क्या कहते हैं, पोर स्पेस, रंध्रावकाश। क्या कहेंगे, रंध्र। अब रंध्रावकाशों में जब तक पानी नहीं है, जब तक क्या है, हवा, वायु है, और वायु में क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब उनको पूरा भर दोगे तो हवा क्या निकल जाएगी बाहर, और वहां क्या किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, पानी, बढ़ेगी पानी की। अब पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो सूक्ष्म जीवों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या होगी, कम। ऐसे नहीं समझते, तो एक मेरे पास ये खाली डिब्बा है, ऐसे ये खाली स्थान है, ये जब तक मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, जब तक तो इसमें क्या भरी हुई है, वायु भरी हुई है। ठीक है, और जैसे ही पानी डाल दूंगा वायु क्या हो जाएगी, बाहर। अचार देखा, अचार, अचार के डिब्बे को हम ऊपर तक तेल से भरते हैं ना, तो वहां वायु की मात्रा हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और तेल खाली कर देना, खराब हो जाएगा ना अचार। तो वहां सूक्ष्म जीव क्या हो गए, सक्रिय हो गए। सड़ती गलती है ना, जैसे टमाटर सड़ गया गल गया, ठीक है, अचार खराब हो रहा है, वहां भी किसकी है, फंजाई की तो क्रिया, और फंजाई क्या है, सूक्ष्म जीव है। क्या है, सूक्ष्म। तो नमी और अनुकूल क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। ये दोनों अगर चीजें अनुकूल है तो विच्छेदन की गति है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्या हो जाती है, तेज। ठीक है, क्लियर है, चलो चलो लास्ट है, ये लास्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो फिर कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन में जीवाश्म पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जो वायुजीवी जीवाणुओं द्वारा होता है। दो प्रकार के जीवाणु बताए थे, वायुजीवी और, ठीक है, एरोबिक और एनाएरोबिक। ठीक है, वायुजीवी जब बैक्टीरिया विच्छेदन करते हैं तो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का क्या होगा, जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो जीवाश्म पदार्थों का जब विच्छेदन होता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण, ये कंपोजिशन होगा तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन किसके द्वारा, एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा, एरोबिक बैक्टीरिया, या कह सकते हो एरोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा होता है। फिर विच्छेदन की प्रक्रिया आरंभ में जल्दी होती है, शुरुआत में क्या होगी, जल्दी। क्यों होगी, तो शुरुआत में बेटा तुम्हें दो प्रकार की रोटी दी जाए, एक तो 10 दिन पुरानी एकदम कड़क दी जाए ना, और एक गैस से सीधी थाली में ही आई, कौन सी पहले खाओगे, गैस से सीधी आई वो खाओगे, खाओगे ना, क्योंकि वो क्या है, नरम है, सॉफ्ट है, उसका
तोड़ना उसको इजीली है ना, चबाना उसको इजी है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों भी पहले उसी चीज पे क्रिया करेंगे जो उनके लिए क्या है, आसान। और आसान क्या है, ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लूकोज को तोड़ना आसान है, वसा को तोड़ना आसान है, प्रोटीन को तोड़ना क्या है, आसान है। उसके बाद इनका जब डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। और इनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो इनका डिकम्पोजिशन क्या कर पाएंगे, धीरे, क्योंकि ज्यादा जटिल पदार्थ हैं। ये तो कम जटिल है, वो ज्यादा जटिल पदार्थ है ना। तो प्रारंभ में क्या होगी, तेजी से होगी, फिर धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम। कारण समझ गए। चलो फिर आता है जीवाश्म पदार्थों के विच्छेदन की गति। अब विच्छेदन की गति में समझनी है तो ये समझ लो कि क्या क्या मिलेगा इसमें। तो जीवाश्म पदार्थों में शर्करा, स्टार्च और सरल प्रोटीन, फिर क्रूड प्रोटीन, हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और लिग्निन। सीक्वेंस से याद कर लेना, ठीक है। अब जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे वैसे वैसे विच्छेदन की गति है वो क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन की रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और लिग्निन में तो बहुत धीरे विच्छेदन होता है। कुछ विशेष एक्टिनोमाइसिटीज ही क्या कर पाते हैं इसका विच्छेदन। और एक्टिनोमाइसिटीज की अच्छी मात्रा कौन सी खाद में मिलती है, केंचुए। केंचुए की जो खाद है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट। क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट। इसमें FYM की तुलना में अगर हम देखें तो कितने, 8 टाइम, 8 गुना क्या मिलते हैं, अधिक एक्टिनोमाइसिटीज मिलते हैं। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कर लोगे। याद रखना शर्करा, स्टार्च और सरल प्रोटीन, इनका बहुत जल्दी विच्छेदन होगा, फिर इसका इससे धीरे, फिर इसका इससे धीरे, फिर इसका इससे धीरे, और सबसे धीरे किसका होगा, लिग्निन का। किसका होता है, लिग्निन का। ठीक है, फिर आता है कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन, ये कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो, यहाँ तक आया समझ में।